12 अगस्त 1947 कलकत्ता के नजदीक स्थित सोडेपुर आश्रम में गांधी जी के साथ ठहरे हुए लोगों में से 2-3 लोगों का एकादशी का व्रत है। उनके लिए विशेष फलाहार की व्यवस्था की गई है। लेकिन गांधी जी के दिमाग में कल रात को सुहरावर्दी के साथ हुई भेंट घूम रही है। सुहरावर्दी और शहीद सुहरावर्दी। इस शब्द में शहीद शब्द का बलिदान से कोई संबंध ही नहीं है। यदि है भी तो वह दूसरों की हत्या करने वाला जैसा संबंध है। सन 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे का खलनायक सुहरावर्दी उस घटना के 1 वर्ष बाद गांधी जी से भेंट करने आया है। डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन अत्यंत क्रूरता और बर्बरता से 5,000 हिंदुओं की हत्या का पाप अपने माथे पर लिए शान से घूम रहा है। अत्यंत धूर्त, स्त्रीलपंट, व्यसनी और क्रूर सुहरावर्दी देखने में एकदम पढ़ा-लिखा और सभ्य व्यक्ति लगता है। बड़े ही आधुनिक कपड़े पहनता है। कट्टर मुसलमान होने के बावजूद इस मामले में वह अंग्रेजों से भी आगे है। आज गांधी जी की प्रार्थना में काफ़ी भीड़ है। कुछ पत्रकार भी सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। भजन और सूत काटने के बाद गांधी जी बोलना आरंभ करते हैं। अब केवल 2 दिन बाद ही आने वाले 15 अगस्त भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस सिद्ध होने जा रहा है। मैंने सुना है कि कलकत्ता के कुछ मुसलमान इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह समाचार गलत होगा। ज़ाहिर है कि यह महत्वपूर्ण दिवस कैसे मनाना चाहिए, इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होगा और वैसा भी हम किसी पर भी यह दिन विशिष्ट पद्धति से मनाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अब प्रश्न यह है कि पाकिस्तान के हिंदुओं को क्या करना चाहिए? तो मेरा जवाब यही है कि उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करना चाहिए। मैंने यह भी सुना है कि भारत में पुर्तगाल और फ्रांस शासित राज्यों अर्थात गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी आदि में रहने वाले भारतीय भी 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले हैं। यह पूरी तरह से मूर्खता है। इसका अर्थ यही निकाला जाएगा कि हम भारतीयों में घमंड आ गया है। अभी ब्रिटिश भारत को छोड़कर जा रहे हैं, फ्रेंच अथवा पुर्तगाली नहीं। मेरा यह मानना है कि इन राज्यों में रहने वाले भारतीय भी आज नहीं तो कल स्वतंत्र हो ही जाएँगे, परंतु उन्हें आज कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कल रात को शहीद सुहरावर्दी मुझसे भेंट करने आए। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी अशांत परिस्थिति में मुझे कलकत्ता छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं कलकत्ता में अपना मुकाम कुछ दिन और बढ़ाऊँ और जब तक पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक मैं यहीं रहूँ। उनका यह अनुरोध स्वीकार करने के लिए मैंने सुहरावर्दी साहब के सामने एक शर्त रखी है और वह शर्त है कि कलकत्ता के किसी अशांत स्थान पर सुहरावर्दी साहब मेरे साथ एक छत के नीचे रहें और उस स्थान पर पुलिस अथवा सेना की कोई सुरक्षा नहीं हो। अगले 1-2 दिनों में सीमा आयोग का निर्णय घोषित होगा और विभाजन की निश्चित रेखा स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे कठिन समय पर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही उस आयोग के निर्णय का सम्मान करना आवश्यक है। श्रीनगर कश्मीर में महाराजा ने उनके प्रधानमंत्री रामचंद्र काक को बर्खास्त कर दिया था। प्रधानमंत्री के रूप में काका केवल 2 वर्षों का कार्यकाल अत्यधिक विवादित रहा है। उन्होंने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू से खुली दुश्मनी मोल ले ली थी। कुछ माह पूर्व जब 19 से 23 जून के बीच लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर में प्रवास पर आए थे, तब उन्होंने महाराज से निवेदन किया था कि कश्मीर के विलीनीकरण पाकिस्तान में कर दिया जाए। उस समय महाराज ने यह सलाह सिरे से ठुकरा दिया था, लेकिन इसके बाद काक महाशय ने यह पैंतरा चला था कि कश्मीर का विलीनीकरण यदि पाकिस्तान में नहीं हो रहा हो, तो वह भारत में भी नहीं होना चाहिए। काक ने महाराजा को सलाह दी कि कश्मीर को स्वतंत्र ही रखें। 9-10 दिन पहले यदि गांधी जी ने अपनी श्रीनगर यात्रा में स्पष्ट रूप से अपना मत रखा होता कि कश्मीर का विलय भारत में ही होना चाहिए, तो संभवतः कई बातें बेहद सरल हो जाती। लेकिन गांधी जी को भारत और पाकिस्तान दोनों ही उनकी अपनी संतानें लगती थीं। इसलिए उन्होंने कश्मीर के विलीनीकरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा। नेहरू के आग्रह पर गांधी जी ने रामचंद्र काक को निकाल दीजिए, इतना ही सुझाव महाराज को दिया। गांधी जी की इस सलाह का सम्मान करते हुए महाराज हरि सिंह ने उसे अमल में लाया और मूलतः हिमाचल प्रदेश के परंतु महाराज के रिश्तेदार जनक सिंह को कश्मीर का नया प्रधानमंत्री घोषित किया। रामचंद्र काक ने भागने का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। महाराजा हरि सिंह ने उन्हें घर में ही नजरबंद रखने का आदेश दिया। अब कश्मीर की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। दिल्ली भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय का एक आदेश निकला है, जिसमें डॉक्टर जीवराव मेहता को डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। ब्रिटिश शासन की दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज से बाहर के किसी चिकित्सक को इस सर्वोच्च पद की नियुक्ति हुई है। डॉक्टर जीवराव मेहता गांधी जी के निजी चिकित्सक हैं और पिछले 20 वर्षों से गांधी जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते आए हैं। लाहौर कल रात से ही लाहौर में भड़के भीषण दंगों ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है। कल किसी ने यह अफवाह उड़ा दी कि रेड क्लिफ के सीमा आयोग ने लाहौर को भारत में शामिल करने का निश्चय कर लिया है। बस फिर क्या था?
मुस्लिम नेशनल गार्ड के लोग तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उनकी तरफ से तो हिंसा की पूरी तैयारी थी। इस अफ़वाह के कारण सामान्य मुसलमान भी आक्रोशित हो उठा। कल रात से ही आगजनी की घटनाएँ शुरू हो गई थी। लाहौर के कुछ इलाकों में संघ के स्वयंसेवकों ने अद्भुत एवं अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कई हिंदू सिखों के प्राण बचाए। संघ कार्यालय हिंदू मोहल्ले में होने के बावजूद मुस्लिम नेशनल गार्ड इस पर हमला करेंगे, ऐसी सूचना मिलने के कारण बहुत से स्वयंसेवक संघ कार्यालय की रक्षा के लिए वहां रात भर मजबूती से डटे रहे। आज सुबह 10 बजे से ही मुस्लिम गुंडों के आक्रमण और भी तीव्र होते चले गए। साथ ही चूंकि सिख अपने पहनावे के कारण जल्दी पहचान में आ जाते हैं, इसलिए सिखों पर ही सबसे ज्यादा हमले हुए। डिप्टीगंज नामक हिंदू सिख बहुत ही बहुल इलाके में सुबह 11 बजे एक प्रौढ़ सिख व्यक्ति को मुस्लिम गुंडों ने सरेराह और दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। उनकी अतड़ियां बाहर निकाल ली। वह सिख रास्ते के बीचों बीच तड़पता रहा और मात्र 5 मिनट में ही उसने दम तोड़ दिया। लाहौर की सड़कों पर अत्यंत भयानक और पाशविक अत्याचार जारी थे। दोपहर 3 बजे तक अधिकृत रूप से मृतकों की संख्या 50 पार कर चुकी थी। इन मृतकों में अधिकांश हिंदू और सिख ही थे। ऐसे थोड़े बहुत भाग्यशाली लोग थे जो अस्पताल पहुंच सके। उनके जख्म इतने विचित्र, भयानक और गहरे थे कि डॉक्टर और नर्सें भी एक-एक घायल के साथ अक्षरशः मृत्यु से युद्ध कर रहे थे। दोपहर आते-आते लाहौर के दंगों की आग गुरदासपुर और लायलपुर तक पहुंच चुकी थी। अंततः दोपहर 4 बजे गवर्नर जेनकिंस ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजा कि लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुस्लिम नेशनल गार्ड के कार्यकर्ता पुलिस की वर्दी में दंगे कर रहे हैं। परिस्थिति नियंत्रण से बाहर आ चुकी है। इधर लाहौर जल रहा है, लाहौर के साथ ही पूरा पंजाब ही जलने की कगार पर है, लेकिन दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों को इससे कोई खास फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। कलकत्ता, दोपहर के 2 बजे। कलकत्ता बंदरगाह के 2.5 लाख मुसलमान खलासियों की ओर से एक पैम्फलेट प्रकाशित किया गया। इस पैम्फलेट में मुस्लिम खलासियों के संगठन ने धमकी दी कि यदि कोलकाता को पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इसमें आगे कहा गया कि सन 1690 से जब से कलकत्ता बंदरगाह का निर्माण हुआ है, तभी से यह मुस्लिमों के नियंत्रण में है। इस कारण हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल को इसे देने की अर्थ में उचित नहीं कहा जा सकता। कलकत्ता सोडेपुर आश्रम दोपहर 2 बजे। आश्रम में गांधी जी झपकी ले रहे थे। इस कारण अखंड बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी की ओर से आए हुए कलकत्ता के पूर्व महापौर उस्मान के सामने इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 3 बजे उस्मान की गांधी जी से भेंट हुई। उस्मान अपने साथ शहीद सुहरावर्दी का एक पत्र लेकर आया। इस पत्र में सुहरावर्दी ने गांधी जी के साथ एक ही छत के नीचे रहने वाला प्रस्ताव मान्य कर दिया। यह पत्र पढ़ते समय गांधी जी के चश्मे के अंदर से चमकने वाली उनकी आंखें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अनेक लोगों ने गांधी जी से कहा था कि सुहरावर्दी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह एक अहले दर्जे का बदमाश व्यक्ति है। परंतु किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी कोई भी राय कायम करना गांधी जी को मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने इस व्यक्ति के साथ एक छत के नीचे रहने का प्रयोग करके देखना निश्चित किया। कराची, दोपहर के 2 बजे। अब कुछ ही दिन के लिए शेष रह गए। कराची के कांग्रेस कार्यालय से एक प्रेस नोट तमाम अखबारों को भिजवाने के लिए तैयार हो चुकी है। यह प्रेस नोट कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी की है। आचार्य कृपलानी स्वयं कराची में उपस्थित हैं, परंतु कांग्रेस कार्यालय में जो भी बचे-खुचे कार्यकर्ता हैं, उनमें कृपलानी से भेंट करने का कतई कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रेस नोट में कृपलानी ने कल लियाकत अली खान द्वारा उन पर तथा कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं, उनका खंडन किया है। कल लियाकत अली ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं सिंध के हिंदुओं को भड़का रहा हूं और उन्हें सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसा रहा हूं। मैं इस आरोप का पूरी तरह से खंडन करता हूं। अपनी कुछ सभाओं में मैंने जिस नारे का उल्लेख किया है, उसमें कहा गया है कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। इस संदर्भ में मैंने हिंदू और मुसलमान दोनों से इस प्रकार की भड़काऊ नारेबाजी करने का आग्रह किया है। ऐसे नारा लगाने वालों से मैंने कहा है कि यदि भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा पर आएगी, तो पाकिस्तान के हिंदुओं को बहुत ही बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा पर पहुंचेंगे, तो भारत के मुसलमानों की परिस्थिति बहुत ही विकट हो जाएगी। कृपलानी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने अभी भी अखंड भारत की आशा छोड़ी नहीं है, परंतु यह अखंड भारत शांतिपूर्ण मार्ग से प्राप्त किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। दिल्ली का गवर्नर हाउस, लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यालय। लॉर्ड साहब अपनी खास आराम कुर्सी पर पीठ टिकाए आंख बंद करके विचार मग्न बैठे हैं। उनकी आंखों के सामने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तृत इतिहास एक चलचित्र की तरह आ रहा है। ठीक आज के ही दिन आज हाँ, आज के ही दिन तत्कालीन अखंड भारत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व आरंभ हुआ था। एकदम सटीक रूप से कहा जाए तो 12 अगस्त 1765 के ही दिन इलाहाबाद समझौता हुआ था।
वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 से काम कर रही थी। इसने भारत में अनेक समझौते भी किए। इलाहाबाद समझौतों से पहले मुगलों से, बीजापुर सल्तनत से, मराठों से, निजाम से, अनेक से हुए, परंतु ये सारे समझौते व्यापारिक किस्म के थे। सबसे पहले बक्सर के युद्ध के बाद कांग्रेस ने पहली बार राजनीतिक स्वरूप का समझौता जिसके साथ किया, वह था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, आज से ठीक 182 वर्ष पहले। तब से लेकर आज तक गंगा नदी में काफी पानी बह चुका है। इस बीच सन 1857 का विद्रोह भी हो गया। लेकिन अब यह साम्राज्य केवल 2 दिनों के बाद ही इन भारतीयों को सौंपने जा रहे हैं। एक झटके से लॉर्ड माउंट साहब की आँख खुली। फिलहाल भूतकाल में झाँकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो वर्तमान की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। लॉर्ड साहब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को पूरा करने जा रहे हैं। यह विषय है अखंड हिंदुस्तान की सेना का विभाजन। इसके द्वारा एयरफ़ोर्स की 10 स्क्वाड्रन में से 2 पाकिस्तान को, 8 भारत को मिलेगी। इसी प्रकार आर्मी और नेवी के विभाजन में भी 2 यूनिट भारत को और 1 पाकिस्तान को दी जाएगी। ऐसा विभाजन किया जा रहा है। अलबत्ता अप्रैल 1948 तक फील्ड मार्शल सर क्लॉड अचिल्ले ही दोनों देशों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर रहेंगे। इसी प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन भी जॉइंट डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन बने रहेंगे। स्वयं लॉर्ड माउंटबेटन ने यह घोषणा की। लंदन, अंग्रेजों की राजधानी में रहने वाले भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए बहुत उत्साहित और उत्तेजित हैं। इंडिया हाउस पर 15 अगस्त के दिन भव्य तरीके से तिरंगा फहराया जाने वाला है। इस कार्यक्रम के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली और उनके उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को आमंत्रित किया गया है। इस आमंत्रण की अध्यक्षता करेंगे ब्रिटेन में भारतीय हाई कमिश्नर कृष्ण मेनन। यह कार्यक्रम 15 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। इसी के साथ लंदन में अनेक सार्वजनिक स्थानों पर छोटे-छोटे समूहों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। सभी भारतीय रेस्टोरेंट को 15 अगस्त के दिन तिरंगे रंग में सजाया जाने वाला है। लंदन के वेस्ट एंड इलाके में भारतीय विद्यार्थियों ने यह आयोजन स्वराज हाउस में मनाने का निश्चय किया है। इंडियन वर्कर एसोसिएशन के भव्य समारोह के में प्रमुख वक्ता रहेंगे भारत के समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता अच्युतराव पटवर्धन। कलकत्ता के बेलिया घाट की हैदरी मंजिल शहीद सुहरावर्दी के साथ एक छत के नीचे रहने के लिए गांधी जी ने यह स्थान चुना है। मूलतः यह इमारत एक अंग्रेज व्यापारी की थी, परंतु 1923 में पश्चिम भारत के शिया मुसलमानों में से एक दाऊदी बोहरा समाज के बहुत से लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी कलकत्ता में खरीद ली थी। उनमें से एक है हैदरी मंजिल। शेख आदम नामक बोहरा व्यापारी ने यह इमारत खरीदी थी। अपनी मृत्यु से पहले शेख आदम ने यह स्थान अपनी बेटी हुसैनी बाई बंगाली के नाम कर दिया था, परंतु फिलहाल इस स्थान पर सुहरावर्दी का कब्जा है। बेलिया घाट एक बेहद तंग, गंदा और मलिन परिसर है। हिंदू मुसलमानों की मिश्रित जनसंख्या वाला परंतु फिर भी मुस्लिम बहुल इलाका है। इस परिसर की यह इमारत वीरान पड़ी थी। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। बड़े-बड़े चूहों का इमारत में साम्राज्य था। परंतु कल से गांधी जी और सुहरावर्दी यहाँ निवास करने वाले हैं। इसलिए इस इमारत का थोड़ा रंग-रोगन और साफ-सफाई की जा रही है। बड़ी संख्या में कर्मचारी और कारीगर शाम से ही इस स्थान को थोड़ा ठीक-ठाक स्वरूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बम्बई, दादर स्थित राष्ट्र सेविका समिति की एक कार्यकर्ता का मकान। रात के साढ़े 9 बजे हैं, परंतु उस विशाल मकान में लगभग 35 से 40 सेविकाओं की बैठक चल रही है। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका यानी लक्ष्मीबाई केलकर अर्थात मौसी जी, कल सुबह की फ्लाइट से कराची जाने वाली हैं। इसी संदर्भ में यह बैठक है। लगभग 8-10 दिन पहले हैदराबाद, सिंध की जेठी देवानी नामक सेविका का एक पत्र मौसी जी को प्राप्त हुआ था। इस पत्र में उनके परिवार पर आई विपत्तियों और कठिन परिस्थितियों का वर्णन था। वह पत्र पढ़कर ही लक्ष्मीबाई केलकर ने यह निर्णय लिया कि सिंध प्रांत में, विशेषकर कराची में, जाकर सेविकाओं की सारी व्यवस्था ठीक करनी ही होगी। खंडित स्वतंत्रता के लिए अब केवल 3 रातें ही बची है। सीमा पर दंगों की आग भड़की हुई है। पंजाब जैसे राज्यों में तो मानो प्रशासन नाम की कोई चीज़ बाकी ही नहीं बची है। मुर्गियों, भेड़-बकरियों की तरह हिंदू मारे जा रहे हैं। इधर 3 जून को भारत के विभाजन स्वीकार करने वाले कांग्रेस के नेता दिल्ली के राजनीतिक वातावरण में 14 अगस्त की रात्रि वाले स्वतंत्रता समारोह की तैयारी में लगे हुए हैं।